हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारत क्लासेस में। कई दिनों से हमारा चैनल बंद था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन आज जो हम लोग मिल रहे हैं, आज से हमारा क्लास लगभग चालू रहेगा। ये क्लास आप लोगों को बीपीएससी हो या फिर टीचर का एग्ज़ाम्स हो, डीएलएड का हो, बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस, दरोगा, इन सभी एग्ज़ामों में आपको बहुत मदद करेगा। आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत में जो अंग्रेज प्रवेश किए उसके बाद अंग्रेजों ने कई सारे अधिनियम लागू किए भारत में। ये अधिनियम जनरली वो अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए सही तरीके से वो अपने प्रशासन को चालू कर पाएँ, लगा पाएँ और हम पे एक अच्छे से नियम के अनुसार वे सत्ता स्थापित कर पाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने लाए थे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन, यानी कि एक समरी हम तैयार करते हैं किस प्रकार से होता है। जब सबसे पहले अकबर के काल में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो जहांगीर के काल में भारत में प्रवेश करते हैं। 1608 में वे अपनी पहला व्यापारिक केंद्र खोलते हैं। कहाँ पे? सूरत में, जो कि अस्थायी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। सबसे पहला अस्थायी प्रवृत्ति के वे 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोलते हैं, जो कि साउथ भारत में ही है, और सूरत भी। इनसे पहले अंग्रेजों से जो पहले थे वे पुर्तगाली, डच आ चुके थे। अब अंग्रेज आए। हम जान चुके हैं कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीस, इन सभी में तो सबसे लंबे समय तक हमारे देश पे और सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले जो वो ब्रिटिश लोग ही थे। अब ये किस प्रकार से भारत पे शासन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और एक बात, भारत में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे जो थे अंग्रेज, वो थे जॉन मिल्टन हेल। इन्होंने स्थल मार्ग के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जानेंगे ये अधिनियम लाना क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में। जब 1757 में सबसे पहला प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, जिसके एवज के यहाँ पे मीर जाफ़र का जो बहुत ज़्यादा गद्दारी होता है मुग़ल सम्राट के साथ। इसके बाद देखते हैं कि भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए जो सबसे अच्छा लड़ाई होता है, देखा जाता है, वो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जब होता है। यहाँ पे इलाहाबाद की संधि अंग्रेज करते हैं, जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इन्होंने संधि की। कौन सा? इलाहाबाद की संधि करते हैं। इलाहाबाद की संधि से इन्हें कई सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। उस समय भारत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर थे। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस पे जो थे व्यापार करने का, बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करने का जो पूरा अधिकार था वो प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा? यही संधि से, इलाहाबाद की संधि से। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इलाहाबाद की संधि से उन्हें प्राप्त हो जाता है। जब ये प्राप्त होता है तो उसके बाद देखा जाता है कि मुगल का जो अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे, कई सारे अधिकारी भारत में कई घूसखोरी का काम करते थे। किसी से घूस ले लेना, घूस के एवज पे किसी को छोड़ देना। जो अधिकार उन्हें प्राप्त था 1773 के इलाहाबाद के अधिनियम के तहत, जो अधिकार अंग्रेज कंपनी को अधिकार दिया था, ये जो अधिकार था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, यानी कि बिना चुंगी का जो व्यापार करते थे। हालांकि 26 लाख रुपया उन्होंने सालाना मुगल सम्राट को देना स्वीकार किया था। साल में 26 लाख रुपये, यानी एक साल में 26 लाख रुपये वे मुगल सम्राट को दे देते थे। उसके बाद वे उस एक साल में वो कितना भी व्यापार करे उसके लिए कोई कर नहीं लगा जाता था। अब इसके तहत हम देखते हैं कि क्या क्या कांड करते हैं ये लोग। सबसे पहले घूसखोरी करते हैं। कंपनी को जो अधिकार दिया था वो वहाँ के जो कर्मचारी, गवर्नर, ये अपना निजी व्यापार करना चालू कर दिए थे। और इन सभी का एक ही लक्ष्य हो गया था, भारत में जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन को अर्जित कर लेना। अर्जित करके कहाँ चल जाना? अपने देश जाना, जिसे वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा नवाब कह के पुकारा जाता था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इस प्रकार से लॉर्ड कह के पुकारा जाता था। 1772 में
आर्थिक स्थिति जब अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी देखता है कि बहुत ज़्यादा कंपनी को जो कर्मचारी है उसे तनख्वाह देना भी भारी पड़ रहा था धीरे धीरे, तो यानी कि आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से क्या हो गया, चरमरा गया। तो 1772 ईस्वी में इन्होंने दो समिति बनाता है। कितना में? 1772 में एक प्रवर समिति, 1772 में दो समिति बना, प्रवर समिति, और एक जो बनाता है 1772 में गुप्त समिति। गुप्त समिति बनाया जाता है ताकि इन्हें इसलिए भेजा जाता है कि ताकि भारत में जाए और इसका अध्ययन करे और वो एक अच्छा सा उपाय ढूंढे कि किस प्रकार से हम इस चीज़ से आर्थिक जो तंगी आ चुकी थी इससे हम उबर सके। तो फिर देखा जाता है कि 1773 में गुप्त समिति ने 1773 में रिपोर्ट पेश करता है। कौन क्या करता है? रिपोर्ट पेश की। अब इसी रिपोर्ट को लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 18 मई को ब्रिटिश संसद में, कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जब ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तो वहाँ ये पारित हो गया, जिसके कारण से ये रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का लाया। इसमें किस प्रकार से भारत में इस चीज़ को सुधारा जा सकता था उसके बारे में बात किया गया था। सबसे पहले देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में 1773 के अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा गया कि भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाता है। कब? 1773 का अधिनियम के तहत 1774 में। कब किया जाता है? 1774 में। इसके जो प्रथम न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, प्रथम देश सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल के गवर्नर को जो उन्होंने द्वैत शासन स्थापित किया था, द्वैत शासन स्थापित कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और इसे हटाने वाले क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग। द्वैत शासन को हटा दिया था। इलाहाबाद संधि के समय में उन्होंने द्वैत शासन को लाया। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो इसी अधिनियम के तहत बंगाल, जो पहले बंगाल का गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फ्रेंड्स, आप ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसे नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। तो कहा अगर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल जो यहाँ पे नियुक्त हुए वो थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन कहलाए? वॉरेन हेस्टिंग। हम यहाँ से अगर देख सकते हैं तो फर्स्ट
वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने ही बंगाल में द्वैत शासन को भी खत्म किया। जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1665 में लाया गया था द्वैत शासन, उसे भी वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त करने में काफ़ी मदद की। इसके साथ साथ ही देखते हैं बंगाल में और क्या किया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्या क्या बंगाल, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले, मैं मिटाने वाला हूं। यहां पे क्या किया, बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसिया को बंगाल के अधीन किया कर दिया। जो बम्बई था मद्रास के प्रेसिडेंसी थे, इसे क्या किया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब जो एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था 1774 में, इसके खिलाफ अगर किसी को अपील करना होता था, जैसे कि उच्चतम न्यायालय में जज अपना सजा सुना दिए, जो भी सलाह होता था उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद अगर किसी को इसके खिलाफ अपील करना, वो कहाँ कहता था, तो उच्चतम न्यायालय के जो अपील करना था वो लंदन में प्रिवी काउंसिल बैठा था। लंदन में क्या था, प्रिवी काउंसिल था, तो लंदन में जाके प्रिवी काउंसिल होता था। जो कि एक तरीके से देखा जाए, भारत में कई सारे गरीबों थे, उस गरीबों के लिए ये संभव नहीं हो पाता था कि सभी के लिए वो लंदन जा कर के अपना अपील कर सके, जिसके कारण से बहुत इसकी आलोचना भी आगे देखने को मिलता है। हालांकि कुछ इसके फायदे भी हुए थे। कई सारे राजा महाराजाओं, जो धनाढ़ वर्ग थे, पैसे वाले थे, जमींदार थे, वो अपने खिलाफ इस अपील को कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो आराम से लंदन जाकर के इसके खिलाफ अपीलिएट किया कर सकते थे। अब इसके लिए एक प्रशासक मंडल भी नियुक्त किया गया था। जो बंगाल में था, प्रशासक मंडल की भी नियुक्ति की गई थी। प्रशासक मंडल में 4 अन्य सदस्य होते थे और एक अध्यक्ष होता था, जो कि गवर्नर जनरल होता था। इन प्रशासक मंडल में कोई निर्णय लेना होता था तो वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेना होता था। जैसे 4 हो गया तो 4 में अगर 3 का जो बात होगा वो बात माना जाएगा, बात 1 का नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम था इसमें, जब मत बराबर हो जाता था, 2-2 हो जाता था, तो क्या होता था, तो मत बराबर की स्थिति में जो बंगाल के जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल का वोट क्या हो जाता था, बहुत मायने रखता था। तब वो जिस पक्ष में वोट देंगे और वही निर्णय मान्य होगा। जिस प्रकार से अभी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का मान जब मत बराबर हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं, तो इसे हम निर्णायक मत के तौर पे जानते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल क्या करते थे, निर्णायक मत देते थे। जो ये प्रशासनिक मंडल थे, इनमें जो सदस्य होते थे, इनका निर्वाचन प्रत्येक 5 साल पे होता था, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। उसके अलावा क्योंकि इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो चुका था। सबसे कंट्रोल नहीं, उसमें कंट्रोल नहीं बना था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है। उससे पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, जो कि कंपनी के तहत होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही कंपनी के किसी सदस्य को, ये जो 4 थे इनमें प्रशासनिक मंडल, इसे हटाया जा सकता था। किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ये याद रखिएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना होता है 1784 के अधिनियम के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है उसमें। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह होता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव होता था वो ट्रांसपेरेंसी के तौर पे होता नहीं था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय होती थी, जिसके कारण 1784, 1793 अलग अलग समय पे अलग अलग अधिनियम आते रहे। आपको सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा या किसी के द्वारा लिखित संविधान के तौर पर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भारत का शासन प्रशासन अपने हाथ में उन्होंने लिया। इससे पहले जो भी होते थे वो मौखिक तौर पे हो रहा था। आप भी जानते हैं, अगर कोई भी साक्ष्य होता है उसका लिखित रूप में होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि 1773 में पहला लिखित आता है। जनरल कौन हुआ,
पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने ही बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाए गए द्वैत शासन को भी समाप्त की, और साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग बंगाल का आखिरी गवर्नर भी हुआ। यानी कि जो आखिरी होगा वही आगे चल के पहला होगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। उसी तरह बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होंगे? ये आप कमेंट करके बताइए, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अधिनियम के साथ, जो कि होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी हम लोग कई सारे चीज़ जानेंगे। हो सके तो आप 1784 का अधिनियम के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसमें जो मुख्य तौर पे हम पढ़ेंगे, जो बांटा गया वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, अगले क्लास में, अगले वीडियो में यानी कि देखेंगे। धन्यवाद।